सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। वे सोच ही रहे थे कि इतनी सुबह कौन हो सकता है कि तभी उनके नौकर राजू ने आकर बताया कि एक नौजवान लड़का उनसे मिलना चाहता है। अपने गाउन की डोर बांधते हुए वे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े। सामने एक सुदर्शन सा युवक खड़ा था। उसके कपड़े और चेहरे का हाल बता रहा था कि वह रात भर सफ़र करके आया है। माथे पर बिखरे हुए बालों को हाथ से पीछे हटाते हुए उसने प्रणाम करने की मुद्रा में हाथ जोड़ दिए। चेहरे पर असमंजस के भाव लिए उन्होंने उसके नमस्कार का जवाब दिया। युवक ने कहा कि वह अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है और वही उसकी मदद कर सकते हैं। इसलिए वह उन्हें ढूंढते हुए नोएडा से पूरी रात का सफ़र करके मध्य प्रदेश के इस छोटे से शहर रतलाम में उनसे मिलने आया है। और क्योंकि वह इस शहर में किसी को जानता नहीं है, इसलिए ट्रेन से उतरने के बाद सीधा उन्हीं के पास चला आया है। उसकी बात सुनकर उन्होंने उसे अंदर आने को बोला और राजू से चाय लाने के लिए कहा। युवक को सोफे पर आराम से बैठने का इशारा करते हुए वे भी सामने वाले सोफे पर बैठ गए। उन्होंने युवक से अपना परिचय कुछ और विस्तार से देने को कहा। युवक ने अपना नाम सुशांत बताते हुए कहा कि वह उनका दामाद है। वह उनकी बेटी अवनी का पति है। दामाद शब्द सुनते ही वे चौंक कर सोफे से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने जेब से रुमाल निकालकर माथे पर आई पसीने की बूंदें पोंछी और किसी सोच में खो गए। सुशांत के टोकने पर वे अपनी सोच के दायरे से बाहर आए। चाय खत्म कर सुशांत से उन्होंने कहा कि वे उसके नहाने का इंतजाम करके आते हैं और वे राजू को जरूरी निर्देश देने के लिए भीतर चले गए। जब तक सुशांत नहाने गया वे अपनी अतीत की यादों के भंवर में डूब गए। उनकी और सावित्री की शादी एक सादे समारोह में घर परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। सावित्री के पिता रेलवे में साधारण कर्मचारी थे एवं परिवार बड़ा होने की वजह से उसकी सारी जिंदगी अभावों में गुजरी थी। उनके अपने परिवार में पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, पर घर में एक विधवा माँ और 2 अविवाहित बहनों की जिम्मेदारी थी। पिताजी ठीक ठाक पैसा छोड़कर गए थे और माँ व दोनों बहनें नौकरी करती थी। पिताजी को छोड़े हुए 2 मकान थे, जिनमें से एक में वे रहते थे और एक किराए पर दे रखा था। अभावों में पली सावित्री और उसके परिवार की माली हालत को देखकर उन्होंने सोचा कि उनके घर में आने के बाद सावित्री को जब अपने घर से बेहतर सुख साधन मिलेंगे तो वह अपने पुराने अभाव भूल जाएगी और उनके परिवार के साथ तालमेल बनाकर सुख शांति से चलेगी। बस यही उनसे गलती हो गई। सावित्री के परिवार ने तो कुछ और ही प्लान कर रखा था। इसकी एक झलक उन्हें अपने हनीमून के दौरान मिल भी गई थी, जब किसी बात पर सावित्री ने उनसे कहा था, अभी शादी के 7 साल तक तो मैं आपकी जवाबदारी हूँ और अगर मुझे कुछ हो गया तो आपको और आपके परिवार को जेल हो जाएगी। उन्हें यह बात कुछ अजीब तो लगी, पर अपने सरल स्वभाव की वजह से उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया और बात आई गई हो गई। सावित्री का तालमेल उनके परिवार में किसी से नहीं बैठा और अपनी हीन भावना की वजह से वह घर में सबसे कटी कटी रहने लगी। उनकी घर वालों की सामान्य सी छोटी छोटी बातों पर भी वह तूफान खड़ा कर देती। घर में सबसे अलग अपने कमरे में ही बंद रहती। प्रकृति ने उसे जिंदगी बदलने का जो सुअवसर प्रदान किया था, उसने तो जैसे उसका लाभ ना उठाने की कसम सी खा रखी थी। वह सारा समय अपने परिवार और ससुराल की मन ही मन तुलना करती रहती और अपनी ही कुंठाओं में घिरी रहती। अपने पति की तरक्की की भी तुलना जब वह अपने भाइयों से करती तो भी उसे जलन होती।
ऐसे समय में वह यह भी भूल जाती कि उसके पति ने यह नौकरी और तरक्की अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से पाई है, जबकि उसके दोनों भाई आवारा है जो सारा दिन इधर उधर घूम फिर कर समय बर्बाद करते हैं। उन्होंने एक दो बार सावित्री के भाइयों की कुछ आर्थिक मदद भी की ताकि वे किसी रोजगार में लग जाएं और सावित्री की कुंठाओं व असुरक्षा की भावना को कुछ विराम लग जाए। पर बिना मेहनत के मिला हुआ पैसा उनकी जिंदगी नहीं बदल पाया और थोड़े ही दिनों में उनकी आवारागर्दी में उड़ गया। फिर एक दो जगह उन्होंने सिफारिश करके उनकी नौकरी लगा दी। बड़े को तो शीघ्र ही चोरी के इल्ज़ाम में नौकरी से निकाल दिया गया और छोटा 2 ही महीनों में मेहनत की नौकरी ना कर पाने की वजह से खुद ही नौकरी छोड़कर चला आया। जिंदगी किसी तरह चल रही थी। सावित्री का अपने पिता के यहाँ आना जाना चलता रहा। उन्होंने नोट किया कि सावित्री जब भी अपने घर जाती कोई ना कोई जेवर या पर्स खोकर ही लौटती थी। वे यह समझ तो गए कि वे जेवर या पर्स खोए नहीं थे, बल्कि सावित्री जानबूझकर उन्हें अपने पिता व भाइयों को देकर आती थी। घर में आए दिन के क्लेश से परेशान उन्होंने इस बात को भी नज़रअंदाज कर देना ही उचित समझा। इसी बीच उनकी जॉब बदल जाने की वजह से वे गुड़गांव जाकर जॉब करने लगे एवं उनकी माँ और दोनों बहनें वही रतलाम में नौकरी करती रही। गुड़गांव में मकानों के बढ़ते किराए को देखते हुए उन्होंने शीघ्र ही रतलाम वाला अपना एक मकान बेचकर गुड़गांव में एक फ्लैट खरीद लिया। सावित्री की असुरक्षा की भावना को देखते हुए उस मकान की रजिस्ट्री सावित्री के नाम ही कराई गई। गुड़गांव में रहते हुए इसी फ्लैट में ही उनकी बेटी अवनी का जन्म हुआ। सावित्री के स्वभाव में अवनी के जन्म के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। अवनी के 3 साल की हो जाने के बाद वे किसी अच्छे स्कूल में उसके दाखिले की तैयारी कर रहे थे। कई अलग अलग स्कूलों के बारे में जानकारी लेने के बाद उन्होंने 3 स्कूलों में उसके एडमिशन का फॉर्म भर दिया। शुरुआती औपचारिकताओं व इंटरव्यू के दौर के बाद रिजल्ट की बारी आई और उनकी तमाम मेहनत के फलस्वरूप अवनी को 2 अच्छे स्कूलों में एडमिशन के लिए चुना लिया गया। प्राइवेट स्कूलों की फीस के स्तर को देखते हुए वे उसके एडमिशन के लिए पैसों व अन्य इंतजाम में लग गए। अभी यह जदोजहद चल ही रही थी कि एक दिन बाथरूम में फिसल जाने से उनकी मां को स्लिप डिस्क की तकलीफ हो गई। उन्हें उनके इलाज की खातिर रतलाम जाना पड़ा और जो पैसा उन्होंने अवनी के एडमिशन के लिए इकट्ठा किया था उसमें से कुछ उनकी मां के इलाज पर खर्च हो गया। सावित्री को यह बात बहुत ही नागवार गुजरी। सावित्री ने एक दिन उनसे कहा कि उसका भाई वाटर फिल्टर प्लांट की एजेंसी लेने के लिए प्लान कर रहा है और जो पैसा उनके पास है उसे वे उसके भाई को दे दे, जिससे कि वह अपना बिजनेस शुरू कर सके। उनके इस तर्क पर कि वह पैसा अवनी के एडमिशन के लिए है, सावित्री ने कहा कि अवनी को वे किसी चैरिटी या मिशनरीज स्कूल में डाल दे। सावित्री के इस सुझाव पर वे अफसोस जताने के अलावा कुछ नहीं कर सके, यहाँ तक कि गुस्सा भी नहीं कि एक माँ होकर भी उसे अपनी बच्ची के भविष्य के बजाय अपने आवारा भाइयों की चिंता ज़्यादा सता रही थी। उन्होंने ऐसा करने के लिए सावित्री को स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। जिस दिन उन्हें अवनी के एडमिशन के लिए उसके स्कूल में फीस जमा कराने के लिए जाना था, उसके एक दिन पहले उन्होंने अवनी की फीस के पैसे सावित्री को देकर उससे बैंक से ड्राफ्ट बनवाने के लिए कहा, जिससे कि अगले दिन वे दोनों अवनी के साथ जाकर उसके एडमिशन की औपचारिकताएं पूरी कर सके। सावित्री ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, पर फिर भी वह कोशिश करेगी। उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा और आने वाले तूफान से बेखबर रोजाना की तरह ऑफिस चले गए। दिन में एक बार उन्होंने कोशिश की
कि वे फ़ोन करके सावित्री के हाल चाल पूछ ले, पर फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। तभी उन्होंने यही सोचा कि तबीयत ठीक ना होने की वजह से सावित्री शायद सो रही होगी। शाम को नियत समय पर घर आने पर उन्होंने पाया कि घर पर ताला लगा है और ताले के साथ ही एक पर्ची लगी है। सावित्री की लिखावट में उस पर्ची पर लिखा था कि वह बिजली का बिल जमा कराने के लिए बिजली बोर्ड के कार्यालय जा रही है और चाबी उनके पड़ोसी के पास है। पर्ची पर लिखा संदेश पढ़कर उनके चेहरे पर परेशानी और आशंका के भाव उभर आए। आशंका का कारण पर्ची पर लिखा संदेश ही था, क्योंकि बिजली का बिल तो पिछले महीने ही जमा किया गया था और वह 1 महीना छोड़कर अगले महीने जमा होने था। दूसरे बिल जमा करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह तो सोसाइटी एसोसिएशन के कार्यालय में ही जमा होता था। इसी कश्मकश में डूबे वे पड़ोसी के घर चाबी लेने के लिए चले गए। पड़ोसी की पत्नी से पता चला कि सावित्री तो सुबह 10 बजे ही अवनी को लेकर कहीं चली गई थी। इस बात पर उनका माथा ठनका और विचारों के इसी भंवर में डूबते उतराते हुए उन्होंने अपने घर का ताला खोला। घर की अस्त व्यस्त हालत और सावित्री की खुली हुई अलमारी देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि घर में चोरी की कोई वारदात हो गई है, पर फिर भी ध्यान देने पर पता चला कि सिर्फ सावित्री और अवनी का सामान ही गायब हुआ है और साथ ही गायब थी वे 2 बड़ी अटैचियाँ जो वे अक्सर अपने विदेश यात्रा के दौरे के समय इस्तेमाल करते थे। खैर, फिर भी मन समझाने की खातिर वे बिजली बोर्ड के कार्यालय सावित्री के बारे में जानकारी लेने के लिए गए। रात के उस समय जैसा कि स्वाभाविक था, वहाँ कोई नहीं था, कोई चौकीदार भी नहीं। निराशा में भरे वे खाली हाथ वहाँ से वापस लौट आए। मन में कई तरह के ख्याल आ जा रहे थे, पर कोई छोर नहीं मिल रहा था। इस बीच उन्होंने कई बार सावित्री के घर फ़ोन भी लगाया, पर वहाँ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। दिल्ली NCR में रहने वाली सावित्री की सभी सहेलियाँ एवं रिश्तेदारों को फ़ोन लगाने पर वहाँ से भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद उनकी पूरी रात बड़ी मुश्किल से कटी। अगले दिन उन्हें पता चला कि सावित्री ने उनके और उनके परिवार वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का एक झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है। यहाँ तक कि सावित्री ने उनके मृत पिता को भी नहीं छोड़ा था, उनका नाम भी पुलिस रिपोर्ट में लिखवा दिया था। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। पुलिस आई और उन्हें पकड़कर ले गई। उन्होंने लाख अपनी सफाई देनी चाहिए, पर इस पूर्वग्रही समाज में जहाँ की लड़की सिर्फ लड़की होने की वजह से निर्दोष है और पुरुष सिर्फ पुरुष होने से ही दोषी मान लिया जाता है, उनकी बात जाहिर है किसी ने नहीं सुनी। फिर शुरू हुआ पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी का एक लंबा सिलसिला। उनकी माँ तो इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाई और दुनिया छोड़ गई। उनकी सारी जमा पूंजी वकीलों और कोर्ट केसों की भेंट चढ़ गई। यह देखकर तो वे जैसे आसमान से ही गिर पड़े कि सावित्री ने कोर्ट में अपनी शिकायत के समर्थन में कुछ पत्र दाखिल किए हैं। इन पत्रों को देखने से प्रतीत होता था कि वे सभी पत्र सावित्री द्वारा अपने पिता को उन दोनों लिखे गए जब वह उनके साथ रहती थी और उनके द्वारा दहेज के लिए मारपीट किए जाने की बात वह उन पत्रों के माध्यम से अपने माता पिता तक पहुंचा रही थी। सभी कुछ बहुत ही नाटकीय तरीके से एक सोचे समझे प्लान के अनुसार किया गया लग रहा था, पर उनके पास अपने तुरंत बचाव का कोई उपाय नहीं था। इस सब के बीच उनकी सरकारी नौकरी भी चली गई। इसी बीच उन्होंने सावित्री से भी कई बार बात करने की कोशिश की, पर उसके पिताजी और भाइयों ने उनकी बातचीत कभी होने ही नहीं दी। वे आखिर यह जानना चाहते थे कि सावित्री ये सब क्यों कर रही है।
उनसे किस बात का बदला ले रही है। बाद में कोर्ट में मौका मिलने पर उन्होंने सावित्री को समझाने की कोशिश की, मगर उस पर महिला कानूनों का नशा चढ़ा हुआ था, इसलिए कुछ समझने को तैयार नहीं हुई। सावित्री और उसके परिवार ने उन पर झूठे सबूतों के सहारे चोरी, मारपीट और अपहरण के 6 मुकदमे और दर्ज करा दिए। सावित्री और उसके परिवार वालों ने उन्हें अपनी बेटी अवनी से मिलने और बात करने से भी मना कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि बेटी के मोह में वे जरूर टूट जाएंगे और उनकी शर्तें मान लेंगे। खैर, शुरू में अंतहीन से लगने वाले इस सिलसिले से उन्हें अपनी सच्चाई के बल पर जल्द ही मुक्ति मिल गई, पर इसमें उनकी ज़िंदगी के बेहतरीन 8 साल गुजर गए। सावित्री ने अपने परिवार के कहने पर महिला कानूनों की आड़ में वे उनका मकान एवं रुपया, पैसा आदि सब ले लिया। एक बार कोर्ट केसों से मुक्त होने के बाद वे अपने पैतृक शहर रतलाम चले आए और अपनी ज़िंदगी के बिखरे हुए धागों को समेटने में लग गए। यहीं एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर लिया और अपनी बहनों के साथ ज़िंदगी के दिन गुजारने लगे। इसी बीच कभी कभी वे अपनी बेटी अवनी को ज़रूर मिस करते, पर फिर उन्होंने आदत डाल ली। कभी कभी उन्हें सावित्री पर काफ़ी गुस्सा भी आता कि उसने अपने स्वार्थ के चक्कर में उनकी और अवनी की ज़िंदगी खराब कर दी। फिर भी उन्हें लगता था कि अवनी की भलाई के लिए उसे तब तक सावित्री की सच्चाई के बारे में कुछ न बताया जाए, जब तक कि वह इन सब बातों को समझने लायक ना हो जाए। सो उन्होंने इस बारे में चुप्पी ही साधे रखी और अवनी के बड़ी होने के बाद कभी इस बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिला। अचानक राजू की पुकार से उनकी तंद्रा भंग हुई। वह नाश्ता करने के लिए आवाज़ लगा रहा था। सुशांत भी इस बीच नहाकर आ चुका था और चेहरे पर आई ताजगी से उसका रूप और भी अच्छा लग रहा था। नाश्ते के बाद दोपहर के खाने के लिए राजू को आवश्यक निर्देश देने के बाद वे सुशांत के साथ लेकर स्टडी रूम में चली गई। राजू अपने काम में लग गया। उसे पता था कि उनके स्टडी में जाने का मतलब है कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। स्टडी रूम में अपनी कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने सुशांत को सामने वाले सोफे पर बैठने का इशारा किया और अपनी समस्या बताने को कहा। सुशांत ने जो बताया उसका सार यह था कि वह और अवनी एक ही कंपनी में सर्विस करते थे और उसी वजह से नज़दीकियां बढ़ने पर दोनों ने अवनी की मां की अनुमति से शादी कर ली। उसे अवनी और सावित्री ने यही बताया कि ज़्यादा दहेज के लालच में उन्होंने सावित्री और अवनी को बेसहारा छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। वह भी हमेशा यही सोचता रहा कि वे कैसे निर्दयी और लालची प्रवृत्ति के इंसान होंगे, जिन्होंने अपनी पत्नी और मासूम बच्ची को सिर्फ पैसों के लिए छोड़ दिया। अवनी की माँ भी शादी के बाद से बेटी दामाद के साथ ही रहने लगी और सुशांत के माता पिता चंडीगढ़ में रहते हैं, पैतृक मकान है और स्वयं की निजी व्यवसाय करते हैं। उन्होंने ये सब सुनकर कहा कि सभी बातें तो ठीक लग रही है, फिर समस्या क्या है। फिर सुशांत ने कहना आरंभ किया कि अवनी और उसकी माँ सावित्री पिछले काफ़ी समय से उस पर दबाव डाल रही थी कि वह अपने पिता से उनकी जायदाद और व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगे और वही नोएडा में ही कोई फ्लैट खरीदे। लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था, क्योंकि उसी व्यवसाय के बल पर उसके पिता उसके दोनों छोटे भाई बहनों और परिवार को पाल रहे हैं। उसने कई बार अवनी को समझाने की कोशिश की कि हम दोनों लोग अच्छा कमाते हैं और अभी तो हमारी उम्र भी ज़्यादा नहीं हुई है और जल्दी ही हम अपने ही पैसों से कोई अच्छा सा मकान खरीद लेंगे। अवनी की समस्या यह है कि उसकी माँ यानी सावित्री ने उसको अपने ऊपर हुए अत्याचार और अवनी के लिए उसके संघर्ष व त्याग की कहानी सुनाकर उसे इस कदर
अपने प्रभाव में ले रखा है कि वह सावित्री की बात के आगे फिर कोई बात नहीं सुनती है। पिछले दिनों बात ज़्यादा बढ़ने पर अवनी घर छोड़कर अपनी माँ के साथ उनके गुड़गांव वाले फ्लैट में रहने लगी है। ऑफिस में भी उससे बात नहीं करती है। अवनी के इस समय गर्भवती होने से इस तनाव का असर आने वाले बच्चे पर भी पड़ेगा। इस बात को समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ है, बल्कि इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाकर वह और ज़्यादा जिद करने लगी है और उसे भावनात्मक दबाव में लेने लगी है। लिहाजा होने वाले बच्चे की खातिर अवनी की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। इस सब काम में अवनी की माँ पूरी तरह उसका साथ ही नहीं देती, बल्कि उसे उकसाती भी रहती है। पिछले हफ्ते अवनी ने उसको और अधिक दबाव में लेने की खातिर एक वकील के द्वारा तलाक का नोटिस भी भिजवा दिया। इतना ही नहीं, अवनी ने उसके और उसके परिवार के खिलाफ भी दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा लिखवा दिया है, जिसमें उसे और उसके परिवार को जमानत करानी पड़ी है। ये सभी परिस्थितियाँ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई है और तंग आकर उसने भी तलाक लेने का मन बना लिया है। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए जब वह उनके गुड़गांव वाले फ्लैट पर गया, तभी उसकी मुलाकात वहीं रहने वाले अतुल माथुर से हुई। माथुर साहब से उसे उनके बारे में पूरी सच्चाई पता चली और उनका पता भी मिला। सुशांत ने माथुर साहब से सच्चाई जानने के बाद उनके बारे में उसके मस्तिष्क में जो उनके बुरे आदमी की पुरानी छवि थी, उसके लिए माफ़ी भी मांगी। उन्होंने ही उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उसने जो भी किया कुछ विचारधारा उनके बारे में बनाई, वह सुनी सुनाई बातों के आधार पर बनाई। उन्होंने आखिर में सुशांत से पूछा कि वह क्या चाहता है और उनसे क्या अपेक्षा है। इसके जवाब में सुशांत ने कहा कि वह अवनी और अपने होने वाले बच्चे के साथ ही रहना चाहता है। वह अपनी शादीशुदा गृहस्थी नहीं बिगाड़ना चाहता है और इस समस्या से निकलने के लिए उसे उनकी मदद चाहिए। यह सब सुनकर वे एक गहरी सोच में डूब गए। एक पल को तो ऐसा लगा कि उनकी अपनी ज़िंदगी का ही फ्लैशबैक चल रहा है। उन्होंने सुशांत से कहा कि वह खाना खाकर आराम करे, उन्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए। इतना कहकर वे राजू से खाना लगाने के लिए कहने चले गए। खाना खाकर सुशांत तो गेस्ट रूम में सोने चला गया और वे फिर अपने स्टडी रूम में आ बैठे। यादों की परतें खुलती चली गई और वे उनमें खोते चले गए। जब चेतना लौटी तो मन में एक निश्चय था कि सावित्री और उसके झूठे मुकदमों ने उनका जीवन तो खराब कर ही दिया है, पर अब वे इस कहानी की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। उन्हें लगा कि सावित्री की जो सच्चाई उन्होंने आज तक अवनी को सिर्फ इसलिए नहीं बताई क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की नज़र में अपनी माँ की जो महान छवि बनी है उसे कहीं ठेस पहुँचे या अवनी का मन आहत हो। उन्हें हमेशा लगता था कि ऐसा करने से उनकी बेटी की दिल को चोट पहुँचेगी, पर अब और नहीं। अपनी बेटी की ज़िंदगी खराब होते देखकर तो वे बिल्कुल शांत नहीं रहेंगे। अगर अब भी वे सावित्री की जातियों को चुपचाप सहन करते रहे और अब भी कुछ नहीं बोले तो वे स्वयं को कभी माफ़ ना कर पाएंगे। अब तो उन्हें अपनी बेटी अवनी की भलाई के लिए सावित्री को यह प्रतिदान देना ही होगा। यह निर्णय करने के बाद वे सुशांत के साथ गुड़गांव जाने की तैयारी करने लगे। लंबी सफ़र तय करने के बाद वो दोनों गुड़गांव पहुँचे और केस की सारी फाइल अवनी के सामने खोल कर रख दी, जिसमें उनके ऊपर किए गए झूठे केस के सारे सबूत थे। और साथ में उन्होंने अवनी को समझाते हुए कहा कि बेटी, मुझे निर्दोष होते हुए भी सरकार की द्वारा
लड़की के पक्ष में बनाए गए कानून में फंसाकर तेरी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मुझसे घर जमीन सब अपने नाम करवा ली। तेरी माँ तेरे साथ तेरे होने वाले बच्चे का भी भविष्य बर्बाद करके रख देगी। अभी भी समय है और सब तेरे हाथ में है। अपने हाथों से अपनी और अपने पति साथ में होने वाले बच्चे की जिंदगी बर्बाद मत करो। पिता की बात सुनकर अवनी की आंखें खुल गई और उसने सुशांत से माफ़ी मांगते हुए बोली कि मैंने माँ के बहकावे में आकर तलाक देने की बात कही थी और आपके घर वालों पर केस भी किया था। मुझे माफ़ कर दीजिए। बगल के कमरे से सुन रही सावित्री को आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और अवनी अपनी माँ को उसके हालात पर छोड़कर पति और पिता के साथ अपने घर चली आई। घर से निकलते समय वो माँ से बोली, आपकी छत्र छाया अपने होने वाले बच्चों पर कभी नहीं पड़ने दूंगी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।